आपका जो कोर्स और यूनिवर्सिटी है वो कितना जो है इम्पैक्टफुल होता है इन गेटिंग योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, इन गेटिंग योर सब क्लास 500 अप्रूवल। Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar, Chief Executive Officer and founder of Upmart. And in this video, we are going to discuss about very interesting topic. And that is कि आपका जो कोर्स और यूनिवर्सिटी है वो कितना जो है इम्पैक्टफुल होता है इन गेटिंग योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, इन गेटिंग योर सब क्लास 500 अप्रूवल। तो आज हम इन दो फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपका कोर्स कितना इम्पैक्ट आपके पूरे प्रोसेस में डालता है एंड ये कितना एम्फिसाइज करता है आपकी यूनिवर्सिटी की जो चॉइस है, आइदर वो लेवल 1 की है, लेवल 2 की है, लेवल 3 की है या आपकी ग्रुप ऑफ 8 की है। तो क्या टॉप यूनिवर्सिटी चूज करने का मतलब है कि 1 in 10% आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा कि नहीं होगा। सो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और वो ये कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें जो है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाने के लिए वहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें उस स्पेसिफिक कंट्री की यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा। आपका स्टडी स्पॉन्सरशिप लेटर होगा, देन आप उस कैटेगरी में वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हर कंट्री का जो वीज़ा ये स्पॉन्सरशिप लेटर का नाम है वो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में इसको COE कहते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। इट मीन्स के यूनिवर्सिटी ये चीज़ डिक्लेयर करती है कि इस स्टूडेंट की जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, जितनी भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट थी, जितनी भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट थी, वो हमने असेस कर ली है और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको ये सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम इसको इस चीज़ की परमिशन देते हैं कि ये ऑन कैंपस आकर अपनी इस टेन्योर को, इस डिग्री को यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। क्लियर? एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि जो आगे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में कितने ज़्यादा रिफ्यूजल्स हो रहे हैं, होते हैं। हमें लगता है कि अचानक से कोई वेव आती है और वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है, या कोई AI का सबके साथ गराज शुरू हो जाता है तो वो अपनी वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा आम कर देते हैं। या फिर जो वीज़ा ऑफिसर है उसको कोई मसला हो जाता है कि भाई मैंने पाकिस्तानियों को जो है ना वीज़ा इशू नहीं करना। तो क्या ऐसी रीजंस हैं? कोई ऑटो रिफ्यूजल से क्या मतलब? हमने कभी इस चीज़ को एक्चुअल में समझने की कोशिश की लॉजिकली। देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू से कि भाई ऑटो रिफ्यूजल था, इट इज़ वेरी इजी टू से कि भाई वीज़ा ऑफिसर की मर्जी। लेकिन हमने क्या कभी, ठीक है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे कोई इतने SH पैरामीटर्स हमें नहीं समझ आते, ठीक है, लेकिन स्टिल कोई तो उनके पैरामीटर्स हैं ना ऑब्वियसली। तो क्या हमने ये समझने की कोशिश की कि इवन दो आफ्टर गेटिंग COE वाई वीज़ास आर बीइंग रिफ्यूज्ड? कभी सोचा कि जब COE का मैंने आपको जो है वो बताया है बैकग्राउंड, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। COE तो इटसेल्फ एक अप्रूवल है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके बाद वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होते हैं? इस क्वेश्चन का जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे GT नहीं लेती थी, सॉरी, अब मोस्टली लेती हैं। अभी भी कॉलेजेस ऐसे हैं कि विदाउट प्रॉपर GT इवैल्यूएशन आपको जो है ना COE दे देते हैं। COE मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 500 अप्रूवल, लाइक स्टडी वीज़ा भी जो है वो ग्रांट हो जाना, उसकी भी अप्रूवल मिल जानी है। इन ऑस्ट्रेलिया ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। आप यूके में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कैश मिल गया है, लाइक स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया, तो मीन्स कि आपको वीज़ा भी ग्रांट हो जाना है। बट इन ऑस्ट्रेलिया आप इस चीज़ को असेस नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पे, और हम वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो लेवल 1 की है। अभी हमने यूनिवर्सिटी को डिटेल से डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हम बता रहे हैं कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अगर हम चले जाते हैं, वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी जो कि असेसमेंट लेवल 2 में आ रही हैं, असेसमेंट लेवल 3 में आ रही हैं, उनसे वो डिफरेंट होगी, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमल सी होगी, ऑल्दो उनकी फीस ज़्यादा होगी, उनकी मिनिमल सी होगी। वहाँ पे हमने यहाँ से वहाँ पे एडमिशन ले लिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। हमारी सिर्फ यूनिवर्सिटी पे वैल्यूएशन होगी, ठीक है, और उन्होंने हमें जो भी चीज़ें एग्जाम करनी थी वो कर दी।
बट वही उसी यूनिवर्सिटी से जब हमें मिलता है तो हम, क्योंकि उस टाइम लेवल 1 यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं या लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम वो वाले पर्क्स इंजॉय कर रहे होते हैं ड्यूरिंग जीटी असेसमेंट, जो अगर हमें कोई चीज़ एग्जाम्प्ट हो भी गई हो तो जब वही सीओई लेकर हम वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तब जाकर हमें एहसास ये होता है आफ्टर रिफ्यूज़ल कि जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम नहीं ठीक, ऑस्ट्रेलिया सही तरीके से जो है ना असेसमेंट नहीं कर रहा। हालांकि हमने वही प्रैक्टिसेस की होती हैं जो हमने यूनिवर्सिटी के टाइम पे की थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब एक पॉइंट ये है, क्या वाकई ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज जो हैं एंड लेवल 1 यूनिवर्सिटी जो हैं, उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है एम्बेसी के साथ, होम अफेयर्स के साथ, कि भाई आपने जो है ना जो आपकी यूनिवर्सिटी से बच्चे आएंगे, हम उन बच्चों का वीज़ा अप्रूव कर देंगे और जो बाकी लेवल 2 लेवल 3 उनको दफ़ा करें। ऐसा कोई आपने, मतलब आप लोगों को लगता है कि अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है? क्योंकि आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैम आप एक काम करें, बेशक मेरे बजट में वो यूनिवर्सिटी नहीं आती, आप फिर भी मेरा उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ का वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब सीरियसली, और इस तरह के क्वेश्चंस तो खैर मैं बहुत ज़्यादा सुनती रहती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पेसिफिक कंट्री में जो यूनिवर्सिटी है उसका कोई एम्बेसी के साथ एग्रीमेंट हुआ हो कि भाई हमारी, और यूनिवर्सिटी आपको एम्बेसी ये कहे कि आपकी तरफ से जितने भी बच्चे आएंगे हम उनका जो है ना वीज़ा अप्रूव कर देंगे, उधर से जो आएंगे हम अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ी बात, जो प्रोमिनेंट बात है, हमने लेवल ये ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ के भी जो वीज़ा रिफ्यूजल्स देखे हैं, हमने लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के भी देखे, फिर तो इनके हो ही ना और कॉलेजेस के अप्रूव ही ना हो। सो ये एक मिथ है, इस मिथ से निकल आए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, आपको अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चूज़ करनी चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी चाहिए, आपको कोर्स कैसे चूज़ करना चाहिए, और ये कितना आप, और कौन कौन से की फैक्टर्स हैं आपके पूरे प्रोसेस में, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो लाजमी देखिएगा। आई होप वो आपको आपके करियर काउंसलिंग में या आपके स्टडी अब्रॉड प्लानिंग में वो आपको हेल्प करे। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, इस तरह से तो फिर अगर लेवल 1 और ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा रिफ्यूजल्स के कोई ऐसे एग्रीमेंट हुआ हो या वीज़ा एम्बेसी के साथ, होम अफेयर्स के साथ, फिर तो उनके वीज़ा रिफ्यूज़ ही ना हो, बट उनके भी हुए। इट मीन्स कि आपका जो है यूनिवर्सिटी, आप लेवल 1 में जा रहे हैं, लेवल 2 में जा रहे हैं, लेवल 3 में जा रहे हैं, या ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इस चीज़ पे आपका वीज़ा रिलाई नहीं करता। रिलाई ये करता है कि आइदर आप किसी कॉलेज में भी जा रहे हैं कि आप उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैंने पूरा एक कंक्लूजन निकाला है ना पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट। सो डोंट इग्नोर दैट कि आप, मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऐसे इरेलीवेंट कोर्स में जाने की कोशिश करते हैं। खैर, हम ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यूके में अगर कोई बच्चे का बैकग्राउंड कोई हो रहा है तो ठीक है, वो एमबीए कर सकता है या कोई बिजनेस का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है। दे डू एक्सेप्ट सच स्टूडेंट्स, बट इन ऑस्ट्रेलिया आई हैव सीन कि अगर आप एक बच्चे को ये गाइड नहीं करते कि भाई तुम इरेलीवेंट कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, ये तुम्हें बाद में कॉस्ट करेगा, इससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तो मेरे ख्याल से आप उसको इनिशियल लेवल पे जो है ना उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, सो आपका अब कोर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? क्या सिर्फ रेलिवेंट कोर्स होना ही इंपॉर्टेंट है? पहली बात, जो भी आपकी लास्ट डिग्री है उससे रिलेटेड आपका जो है नेक्स्ट जो कोर्स आप परस्यू करने जा रहे हैं वो होना चाहिए। लेट्स से कि मैंने बीबीए किया, लेट्स से अब बीबीए के बाद एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बट उसके बहुत ज़्यादा जो है ग्रेजुएट्स हैं। रादर देन कि मैं वो चूज़ करूँ, मैं क्यों ना ऐसा कोई कोर्स चूज़ करूँ जो उनके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में भी है, इफ़ आई एम प्लानिंग टू स्टे देयर, और अगर मैंने पाकिस्तान वापस आना है तो मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे किस चीज़ की जो है वो ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, ये एक टिप है कि आपने कोर्स कैसे चूज़ करना है। नॉट ऑल स्टूडेंट्स वांट टू कम बैक, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे वापस भी आना चाहते होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहना हो। अगर तो आपका अल्टीमेट पर्पस ऑस्ट्रेलिया में रहना है, देन आप उनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट निकाल के देखें, वहाँ पे देखें उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड चूज़ वन ऑफ दोज कोर्सेज, लेकिन अपने कोर्स अपनी प्रीवियस डिग्री के साथ जो है रिलेट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आपने पाकिस्तान वापस आना है तो पाकिस्तान वापस आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के जो गैप है उसको समझें कि अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। आपके पास पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपटीशन भी कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़। लेकिन वही हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। सो अगर आपने यहाँ पे आना है, वापस आना है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई गैप को समझें और फिर देखें कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गया डिसीजन मेकिंग में। जिस टाइम आप प्लानिंग कर रहे थे उस टाइम आपने एक कोर्स चूज़ कर लिया। लेट्स से मैंने बीबीए किया हुआ था तो मैंने बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ करूंगी या तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगी। मैं पर्सनली बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल मार्केटिंग मैं नहीं करूंगी, सप्लाई चेन मैं नहीं करूंगी, सप्लाई चेन भी कर लूंगी लेकिन सप्लाई चेन से बहुत बेहतर है कि मैं इस चीज़ को प्रेफरेंस दूँ बिजनेस एनालिटिक्स को देन डिजिटल मार्केटिंग को। ठीक है, मेरे पास ये 2 कोर्सेज होंगे जो मैं चूज़ करूंगी और अकॉर्डिंग टू शॉर्टेज ऑक्यूपेशन डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं आता बट उसमें जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स आता है। तो मैं अगर मेरा प्लान हुआ ऑस्ट्रेलिया में स्टे करने का, ठीक है, और अगर मैंने पाकिस्तान में वापस आना हुआ हो तो फिर मैं ये देखूंगी कि मैंने जॉब करनी है या बिजनेस करना है। फिर उसी हिसाब से मैं अपना स्टडी अब्रॉड प्लान करूंगी। अगर तो मैंने जॉब करनी है कोई ऐसी कंपनी में करनी है जो कि मल्टी नेशनल या इंटरनेशनल है, देन मैं जाकर 1 साल जो है वो 1 साल या 2 साल का मास्टर्स कर आऊँगी। अदरवाइज अगर मैंने बिजनेस करना है तो फिर मैं कभी भी नहीं स्टडी अब्रॉड के लिए जाऊँगी। फिर मैं रादर देन वही जो टाइम उधर मैंने वेस्ट करना है मैं उस अपने स्किल्स डेवलप करूँगी, मैं वही इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करूँगी और मैं उसको ग्रो करूँगी नो मैटर व्हाट। इसलिए आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से पता चलेगा कि आपका कौन सा कोर्स है। अब ऑब्वियसली लेट्स से आपने इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें भी 6-7 आपके पास कोर्सेज आ जाते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग में हो गया। इसके बाद जी आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, प्रोसेसिंग वाले पॉइंट पे। ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया आपने क्यों चूज किया। अब आता है एसओपी में एक्चुअली इसका काम कि भाई एसओपी में आपने कोर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। मैं आपको इधर बाद में ना वो भी बताऊंगी कि भाई रिफ्यूजल में कोर्स की वजह से अगर कोई किसी का रिफ्यूज होता है, वैसे तो वो माइग्रेशन एक्ट ही लगाते हैं लेकिन समटाइम वो कोर्स को भी हाईलाइट करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट कि एसओपी में आपने कोर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, वही बात अगर मैंने डिसीजन मेकिंग में अच्छे तरीके से सोचा होगा ना कि मैंने वापस आना है, नहीं आना, मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब करनी है, तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है ना फिंगर टिप्स पे होंगी कि अच्छा मैंने तो बस जा रही डिग्री करके वापस आना है एंड आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान मेरे पास ये ऑप्शंस होंगे, इनमें से मैंने एक चूज़ करना है। लाइक आई बी हैविंग चॉइसेस ना कि मेरे पास ये चॉइस है, मैंने उसमें से चूज़ करना होगा या मैंने उसको प्लान ही इस तरह से किया होगा। वही डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स जो है ना आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके एसओपी में। अगर आपने डिसीजन मेकिंग अच्छा किया है ना तो आपकी एसओपी बहुत अच्छी जाएगी। अब एसओपी में आपने क्या एक्सप्लेन कैसे करना है, आपकी प्रीवियस डिग्री, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस या कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप्स या वॉलंटियर वर्क या किसी भी तरह से आपकी जिस तरह से भी प्रोफाइल बिल्ड हुई होती है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर आपने उनको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने स्टडी अब्रॉड क्यों प्लान किया है। ठीक है, उसमें आपके ये 2-4 फैक्टर्स जो है वो मेन है कि आपका कोर्स और ये आपको क्या आउटकम देगा इन योर फ्यूचर। भाई इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने बस करके और वही कि पाकिस्तान वापस आ जाना है। और लिटरली सीरियसली वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन दो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में भी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, यूके के इंटरव्यूज़ में भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो जनरल सी बातें करते हैं। आप उनको अगर स्पेसिफिकली ये बता देना कि भाई वही जो डिसीजन मेकिंग में हमने फैक्टर डिस्कस किए थे वही इधर एक्सप्लेन आपने करनी है कि मेरी प्रीवियस डिग्री क्या है और मैं कौन सी डिग्री करने जा रहा हूँ, उसके मॉड्यूल्स को समझे, उसको एक्सप्लेन किया करें अपनी एसओपी में। ठीक है, और उसके आउटकम्स को भी एक्सप्लेन किया करें रियल टाइम बेसिस पे। ये नहीं कि बस किताबी तौर पे आपने चीज़ों को वहाँ से देख के लिखी जाना है। रियल टाइम बेसिस पे अगर आपको लगता है उसमें से वो स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है वो कुछ मुझे ऐसा आउटकम देगा जो कि मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने से नहीं मिलेगा या पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, तो उसको एक्सप्लेन करें। आइदर वो आपका रिसर्च है, प्रोजेक्ट है, बिजनेस प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप वाला आपका जो सेमेस्टर है या कुछ भी है, किसी एक चीज़ को आप ज़रूर एलैबोरेट किया करें, पहली बात। उसके बाद आप आ जाते हैं आउटकम पे। अब देखें, वी हैव टू सेटिस्फाई वीज़ा ऑफिसर कि हम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस जो है वो पाकिस्तान आएंगे। ठीक है,
अगर तो हमने वहाँ पे रुकना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है वहाँ पे रुकने का, ये अपने दिमाग में बिठा लें, दैट इज ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट. अदर देन ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट देयर इज नो सच वे कि आप वहाँ पे जो है ना रुक सकते हैं. देयर इज नो शॉर्टकट. अगर है भी तो अपने दिमाग से निकाल दें. अपना फोकस रखा करें ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट पे. वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं. दे वांट स्किल्ड एंड पोटेंशियल स्टूडेंट्स. उनको भी इस तरह के इंडिविजुअल्स चाहिए अपनी कंट्री में जो कि उनकी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट कर सके. बट फॉर दैट यू हैव सच पोटेंशियल. ठीक है. अच्छा, अब लेकिन हमने इनिशियली उनको ये सेटिस्फाई करना है कि भाई वी आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और हमने जब पाकिस्तान वापस आना है तो अब देखिए यहाँ पे मैं वो रिफ्यूज़ल वाली बात को टच करती हूँ. उसने एक्सप्लेन किया काफ़ी अपनी एसओपी में, जैसे भी वीज़ा ऑफिसर उसको ये कहता है कि भाई तुम जो कोर्स करने आ रहे हो ना इधर ऑस्ट्रेलिया में, इसका पाकिस्तान से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्कोप है. पाकिस्तान से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में इसका आउटकम मिलना है, और तुम ये कह रहे हो कि तुम वापस पाकिस्तान जाओगे. मैं इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ लिटरली. अब यहाँ से आप चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हालांकि वो हो सकता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में कोर्स हो, लेकिन अगेन उसने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में से लेट्स से उसने कोर्स चूज भी किया था, लेकिन स्टिल उसका जो उसने सही तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई मैंने जो है पाकिस्तान में मुझे इसका क्या आउटकम मिलना है. सो प्रॉपर रिसर्च करें कि आपका ये कोर्स जो है आपको कहाँ लेके जाएगा 5 साल में, 10 साल में. 5 साल के बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप अपना जो है कुछ से लाइक खुद से भी कुछ चीज़ें सोच सकते हैं. अगर आपका लॉन्ग टर्म जॉब करने का ही, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का ही प्लान होता है, तो फिर उसकी जो पर्टिकुलर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए. अगर बिजनेस का भी डिफरेंट होने चाहिए. अगर पाकिस्तान आके बिजनेस करना है तो फिर आप पढ़ने ही क्यों जा रहे हैं. चीज़ों को लिटरली रियल टाइम बेसिस पे अगर आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता. और ये बात आप मेरी लिख लें कि आपका जो कोर्स की सिलेक्शन है ना वो ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें आगे से ख़राब होती हैं. इसलिए कोर्स को सिलेक्ट करने में बेशक 1 हफ्ता ले लें, 2 हफ्ते ले लें, 30 डेज ले लें. ठीक है. अपना वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि तकरीबन 8 to 10 मंथ्स बिफोर जो है अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर लें, और 6 मंथ्स बिफोर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिया करें. लेकिन कोर्स को सिलेक्ट करने में अच्छा खासा टाइम ले, एक्सप्लोर किया करें, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को साथ रखा करें, दोनों को कंपेयर किया करें, देन जाके चूज़ किया करें. इससे से आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगी और एसओपी की जो है ना वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी. आप इजीली जो अपनी थिंकिंग है वो पेन डाउन कर सकते हैं. सो हमने कोर्स को काफ़ी डिटेल डिस्कस कर दिया है, और मेरे ख्याल से हमने यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी डिटेल डिस्कस कर लिया है कि देयर इज़ नो वे कि भाई एम्बेसी ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स क्योंकि उसमें है ग्रुप ऑफ 8 में आती है, तो भाई तुम्हारी तरफ से जितने बच्चे आएंगे ना मैं उनका स्टिकर लगा दूंगा, और जो उधर से आएंगे ना उसको मैं ये फील कराऊंगा कि मेरा तुम्हारे साथ ग्रज है. ऐसा नहीं होता. कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको बाईपास मत किया करें. ठीक है. कोर्स इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया. इस चीज़ को लिख लें. टेक योर टाइम इन चूजिंग योर कोर्स. बिल्कुल भी जल्दी मत मचाया करें. किसी हवा वो क्या कहते हैं हवा के घोड़े पे सवार ना हुआ करें. ठीक है. जब आपने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है तो अच्छे तरीके से जाएं, मतलब प्रॉपर प्लान करके जाएं. बहुत सारे बच्चे फिर अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करके बैठे होते हैं, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अब मैंने इसमें ना जीटीई का एक फैक्टर भी जो है वो डिस्कस नहीं किया. जीटीई मैंने लहजा से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है. अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स, योर एसओपी, जीटीई ऑब्वियसली वो तो है ही एक प्रोमिनेंट फैक्टर ना. अब 3 प्रोमिनेंट फैक्टर आप समझ लें: जीटीई, एसओपी एंड योर कोर्स सिलेक्शन. कोर्स सिलेक्शन के बाद आपके कोर्स की आउटकम क्या है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, उसको आप कैसे रिलेट करेंगे, ये पूरा आपके कोर्स में आ जाएगा. सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब क्लास 500 अप्रूवल के लिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े के लिए. स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सब क्लास 500, जीटीई एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस, और तो आप हमसे पूछ सकते हैं. आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. रिकमेंडेड यही है कि व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट किया करें. किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज करेंगे तो उसमें आपको प्रॉम्प्टली रिस्पांस शायद ना मिल सके. बट अगर आप कोई भी जो नंबर आपको दिए गए होते हैं उनमें से किसी भी नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको फौरी जो है वो रिस्पांस मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़. अंटिल नेक्स्ट टाइम.